Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम एनालॉग की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। एनालॉग की सीरीज में हम बाइसिंग पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने बाइसिंग स्टार्ट की थी और हमने दो बाइसिंग पढ़ ली थी। कौन कौन सी हमने पढ़ ली थी? फिक्स्ड बायस सर्किट और कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। आज हमें पढ़ना था सेल्फ बायस सर्किट। बेसिकली सेल्फ बायस सर्किट क्या है, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको अलग ही लेक्चर में लिया है ताकि आपको इसके एक एक पॉइंट समझ में आए, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। यही बाइसिंग है जिससे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका थेवेनिन हम कैसे निकालेंगे, उसका इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखने होते हैं। और सबसे स्टेबल सर्किट अगर मैं बोलूं, स्टेबलाइजेशन मेथड जो अपन ने पढ़ी थी कि किसमें कलेक्टर करंट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तो सबसे ज्यादा कलेक्टर करंट स्टेबल होती है अपने सेल्फ बायस सर्किट में। सबसे अच्छा सर्किट होता है सेल्फ बायस सर्किट। बेसिकली देखा जाए तो सेल्फ बायस सर्किट और कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट दोनों स्टेबलाइजेशन सर्किट के एग्जाम्पल होते हैं। अगर कोई पूछे स्टेबलाइजेशन सर्किट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो दोनों है, सेल्फ बायस सर्किट भी है और जो हमने पिछले पढ़ा था कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, ये दोनों एग्जाम्पल हैं स्टेबलाइजेशन सर्किट के, जिसमें हम कलेक्टर करंट को स्टेबल करते हैं बाय यूजिंग बाइसिंग। बाइसिंग के थ्रू हम इसमें कलेक्टर करंट स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। और स्टेबलाइजेशन मेथड कहलाती क्या है, जो मैंने आपको बताई थी पिछले क्लास में, कि उसमें कलेक्टर करंट तो आपकी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, बट बेस करंट क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इसमें सेल्फ बायस सर्किट और वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले तो अपना काम क्या है, पर्पज, अपनी बाइसिंग का पर्पज ये था। पहला पर्पज था कि इसमें कलेक्टर करंट स्टेबल रहे। दूसरा पर्पज था कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो मिडिल ऑफ द लोड लाइन हो, इसका मतलब जो क्यू पॉइंट वो एक्टिव रीजन में हो। और एक्टिव रीजन में कब होगा, जब आपका इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होगा। तो देखेंगे, मैं यहाँ पे फिर से तीनों वोल्टेज लिखता हूँ। ये वीवी है, ये बीसी है और ये बीई है। ठीक है, ये बीई है। अब देखो यहाँ पे करंट है आईसी, यहाँ पे करंट है नीचे की तरफ, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक्चुअल डायरेक्शन ले रहा हूँ आईई, तो ये करंट है आईबी। ठीक है, मैंने तीनों करंट बोल दी और तीनों वोल्टेज बोल दिए। अब देखो, अगर इसको एक्टिव रीजन में काम कराना है तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसका मतलब बेस नोड का वोल्टेज इमीटर नोड से ज्यादा होना चाहिए। सेकंड थिंग, सेकंड क्या होना चाहिए कि जो कलेक्टर नोड का वोल्टेज है वो बेस नोड से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये एक्टिव रीजन में काम करेगा। हम यही करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां से कुछ करंट आ रही होगी, बाइसिंग से कुछ करंट आ रही होगी I1, बट होगा क्या, जो I1 की वैल्यू है वो मिली एम्पियर में। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि I1 की वैल्यू किसमें, मिली एम्पियर में होती है। ठीक है, और जो IB होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है। इसका मतलब जो IB है वो तो बहुत बहुत कम है I1 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि IB इज वेरी वेरी लेस देन I1। क्यों? क्योंकि IB की वैल्यू तो क्या है, माइक्रो एम्पियर में। I1 क्या होती है, मिली एम्पियर में होती है, मतलब 1000 टाइम्स कम है। इसका मतलब मैं यहाँ से अगर I1 आ रही है तो मैं IB को अगर नेग्लेक्ट भी कर दूं, इसका मतलब जो करंट इस रेजिस्टेंस में R1 रेजिस्टेंस में है, सेम करंट शायद R2 में भी होगी, क्योंकि IB को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू I1। I1 के कंपेयर में मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि I1 की वैल्यू मिली एम्पियर में है, IB की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में है। तो जो करंट R1 में होगी वही करंट R2 में होगी। इसका मतलब R1 और R2 कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, जिसमें करंट सेम होती है इफेक्टिवली इन सीरीज। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनके कनेक्शन सीरीज में है, दे आर इफेक्टिवली इन सीरीज। इफेक्टिवली इन सीरीज का मतलब है कि ये कनेक्शन नहीं है इसमें, बट करंट सेम है। अगर करंट सेम है तो इफेक्टिवली इन सीरीज हो जाएंगे। और जब भी सीरीज में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। इसका मतलब जो R1 और R2 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं R1, R2 फॉर्म्स वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, ठीक है। R1 R2 क्या बनाएंगे, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। अगर वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाएंगे तो VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, VB की वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज डिवाइडर रूल से R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू BCC। ये सिर्फ हमें देखने के लिए अभी हम कर रहे हैं कि VB निकालेंगे, BC निकालेंगे, BE निकालेंगे। अगर मैं बोलूं BC कितना होगा तो BC हो जाएगा BCC माइनस IC इंटू RC।
और बीई कितना हो जाएगा, बीई हो जाएगा आर ई इंटू आर आई ई। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। हमने तीनों नोड के वोल्टेज निकाल लिए, बीई निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, जो हम बाइसिंग कर रहे हैं डेट मीन्स किस किस की वैल्यू, R1, R2, RC, RE, BCC should be selected such that जो अपने बाइसिंग रेजिस्टेंस है, बाइसिंग वोल्टेज है, उनको हमें ऐसा सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ ही वैल्यू रख दो, हमें ऐसा सेलेक्ट करना है कि जो VB की वैल्यू हो वो BE से ज्यादा हो। अगर ऐसा होगा तो इमीटर जंक्शन कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, और जो BC की वैल्यू है वो BB से ज्यादा हो तो कलेक्टर जंक्शन कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस में। अगर ऐसा है तो अपना पहला पर्पस सॉल्व हो गया कि बीजेटी किस मोड में काम कर रहा है, एक्टिव मोड में, मतलब एज ए एम्पलीफायर काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है। सेकंड पर्पस क्या था, सेकंड पर्पस था कि इसमें कलेक्टर करंट स्टेबल रहे। तो कलेक्टर करंट स्टेबल के लिए हमें सबसे पहले उसका स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना पड़ेगा, और स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस सर्किट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। अब देखेंगे थेवेनिन हम बनाएंगे कैसे। अगर आपको थेवेनिन का थोड़ा सा नॉलेज है तो थेवेनिन में लोड जो हो सकता है, लोड आपका लीनियर भी हो सकता है और लोड आपका नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो देखो मैं सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। थेवेनिन वाला पॉइंट, ये R1 है, ये R2 है, ये RC है, क्योंकि ये वाला पॉइंट हर किसी को क्लियर नहीं हो पाता है। मैं कोशिश करूंगा ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए यहां से। ये मैंने सर्किट बना लिया। अब देखो, अब मैं एक पार्ट बना रहा हूं, ये है आपका लोड, ये टोटल आपका लोड है बेसिकली, मैं इसको लोड मान लेता हूं, ये लोड है, दिस इज लोड। और ये आपका यहाँ पे ये सर्किट है, ये नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिख रहा है आपको, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर एलिमेंट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर एलिमेंट है। ये आपका सर्किट है, ये आपका सर्किट है, और ये नोड रहा बी, इस नोड से आपका लोड जुड़ा हुआ है, लोड जुड़ा हुआ है नोड बी से। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस नोड बी से हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, मतलब हमें बीटीएच और आरटीएच की वैल्यू निकालनी है। तो थेवेनिन थ्योरम में लोड आपका लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है, ये चीज मैं अभी बताऊंगा। मेरे नेटवर्क के भी लेक्चर चल रहे हैं, अगर आपको नेटवर्क के लेक्चर देखना है, नेटवर्क में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आप मेरे नेटवर्क के लेक्चर देखिए, वहां पे अभी मैं थ्योरम बताऊंगा। उसमें थेवेनिन में आपका लोड लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। ये जो आपका लोड है वो कैसा है, अभी नॉन लीनियर लोड है। ठीक है। तो अब मुझे नोड बी से क्या करना है, बीटीएच और आरटीएच निकालना है। तो कैसे निकालते थे, बीटीएच और आरटीएच निकालने के लिए हम क्या करते थे, लोड को हटा देते थे, लोड को ओपन कर देते थे, और उस नोड के अक्रॉस हम बीटीएच निकालते थे और आरटीएच निकालते थे। ठीक है। तो हम यही करेंगे। देखो, हम लोड को हटा देंगे, तो जब हम लोड को हटाएंगे तो अपने पास सर्किट कितना बचेगा, अपने पास सर्किट बचेगा ये बीसीसी, ये R1, ये R2, ये रहा नोड बी, यहाँ पे लगा था आपका। तो ये रहा आपका दूसरा पॉइंट, ग्राउंड है, दूसरा पॉइंट आपका ग्राउंड है। मुझे यहाँ पे निकालना है बीटीएच, ये निकालना है मुझे बीटीएच। ठीक है। तो बीटीएच सिंपल हो जाएगा ना, बीटीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू बीसीसी, R1 प्लस R2 इंटू बीसीसी, ये निकल के आ गया आपकी बीटीएच की वैल्यू। आरटीएच कैसे निकालते थे, आरटीएच निकालने के लिए हम क्या करते थे कि जितने भी आपके एक्टिव सोर्स लगे होते हैं उनको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, उनको हम, अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स है तो ओपन कर देते थे। तो देखो आरटीएच निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या लगाया, फॉर बीटीएच, बीटीएच के लिए हमने लोड को ओपन कर दिया और उस नोड के अक्रॉस हमने क्या निकाला, ओपन सर्किट वोल्टेज बीटीएच निकाली, जिसकी वैल्यू आई R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू बीसीसी। अब मुझे निकालना है आरटीएच, तो आरटीएच के लिए हम क्या करेंगे, और आरटीएच जितनी भी एक्टिव सोर्स है उनको हम डीएक्टिवेट कर देंगे। इसका मतलब बीसीसी को हम ग्राउंड कर देंगे, बेसिकली बीसीसी को हमने ग्राउंड कर दिया। ये R1 रहा, ये R2 रहा, ये ग्राउंड है, और मुझे इस नोड बी के अक्रॉस मुझे आरटीएच निकालना है। ये R1 है, ये R2 है। आप ऑब्जर्व करो जरा,
जो R1 कनेक्ट है वो नोड बी से लेके ग्राउंड के बीच में है, और जो R2 कनेक्ट है वो भी नोड बी से लेके ग्राउंड के बीच में। इसका मतलब R1 और R2 दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि नोड बी से आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, तो R1 पैरेलल R2 दिख रहे हैं, तो जो RTH हो जाएगा वो कितना होगा, RTH इक्वल टू R1 पैरेलल R2, दैट मीन्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका मतलब जो टोटल आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। थेवेनिन थेवेनिन कैसे बनता था, यहाँ पे लगता था आपका VTH और ये लगता है आपका RTH, और ये हो गया नोड बी, तो यहाँ पे आपका ग्राउंड है ही, ग्राउंड को आप मिला भी सकते हो, तो यहाँ पे आपका लगेगा लोड। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लोड लगेगा। तो अब मैं लोड की जगह किसको रिप्लेस कर देता हूँ, लोड की जगह ये जो सर्किट था इसको इससे रिप्लेस कर देता हूँ, इस सर्किट से। तो अपने पास देखो सर्किट क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। अपने पास अब एक्चुअल सर्किट बनने वाला है, ये BCC, ये RC, ये RE, ये तो लोड हो गया, RE, ये RC, यहाँ पे आ गया RTH जिसको हम RB भी बोलेंगे, और यहाँ पे आ गया BTH जिसको हम BB बोलेंगे। दिस इज BTH, इसको हम BB बोलेंगे। ये है RTH जिसको हम RB भी बोलेंगे, बेस रेजिस्टेंस RB। तो जब भी आपका सेल्फ बाय सर्किट है या फिर वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लेना है। इसका मतलब ये जो मैंने सर्किट बनाया आपको इस सर्किट से रिप्लेस कर देना है, अगर आपको उसका एनालिसिस करना है तो। अब आप एनालिसिस कर सकते हो, जब हमने डीसी एनालिसिस किया था हमने कुछ ऐसी सर्किट तो पढ़े थे सारे के सारे डीसी, जो हमने डीसी क्वेश्चन किए थे कि वोल्टेज कैसे निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे, हमने कुछ ऐसी सर्किट पढ़े थे। यही है आपका इमीटर बायस सर्किट। तो अगर आपका वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट आता है या फिर सेल्फ बाय सर्किट आता है, तो आपको सबसे पहले उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेना है, इसका VTH निकाल लेना है और RTH निकाल लेना है। तो आपको VTH और RTH निकालना आना चाहिए, आपको थेवेनिन थ्योरम का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि आप VTH कैसे निकालोगे, RTH कैसे निकालोगे। जब आपने इतना निकाल लिया, अब हम निकालने की कोशिश करते हैं इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर। तो ये वोल्टेज हो गया VBE, ये करंट होगी IB, यहाँ पे करंट होगी IB प्लस IC, ठीक है। तो यहाँ पे हम KVL लगा देते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया था स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने का, तो आप यहाँ से लगाओ, क्या आएगा, माइनस का VB प्लस का RB इंटू IB प्लस का VBE प्लस का RE इंटू IB प्लस IC इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो IB की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, VB माइनस VBE डिवाइड बाई RB प्लस RE माइनस IC इंटू RE अपॉन RB प्लस RE, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डेल IB अपॉन डेल IC, IC के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या मिलेगा, माइनस का RE अपॉन RB प्लस RE। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन डेल IC। यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आएगा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा RE अपॉन RB प्लस RE। ये चीज आपको समझ में आई आ गई होगी। अब देखो स्टेबिलिटी फैक्टर को हमें कम से कम करना है, तो वही प्रोसीजर कि RE को बढ़ा दो एंड RB को कम कर दो, तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी फैक्टर कम हो जाएगा। इसका मतलब हम स्टेबिलिटी फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम कलेक्टर टू बेस वायर सर्किट में कर रहे थे, ऐसे हम इसमें भी स्टेबिलिटी फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं हम, ठीक है। जब हम स्टेबिलिटी फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपना पहला पर्पज भी सॉल्व हो गया कि कलेक्टर करंट किसमें है, कलेक्टर करंट कैसी है अपनी, सॉरी ये बीजेटी किसमें, अपना एक्टिव रीजन में हो गया, अपने दोनों पर्पज सॉल्व हो गए। अब देखो हमें कलेक्टर करंट स्टेबल कैसे हो रही है, बाइसिंग के थ्रू। IB इक्वल टू हमने क्या निकाला, IB इक्वल टू मैं फिर से लिख देता हूँ, VB माइनस VBE अपॉन RB प्लस RC माइनस IC इंटू RE अपॉन। तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा कलेक्टर टू बेस वायर सर्किट में, हम कुछ ऐसा कर रहे थे कि बेस करंट को वेरी करके कलेक्टर करंट को स्टेबल कर रहे थे। सेम चीज यहाँ पे होगी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ICO बढ़ेगा और ICO बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा, विच इज अनडिजायर्ड। ये क्या है, अनडिजायर्ड है, हम यही नहीं चाहते हैं।
विच इज अनडिजायर्ड। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जितनी कलेक्टर करंट बढ़ रही है उतनी कलेक्टर करंट कम भी हो जाए अपनी बाइसिंग के थ्रू, तो अपना काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर आईसी बढ़ेगी तो देखो आईसी इंटू आर ई अपॉन आर वी प्लस आर ई, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आईवी की वैल्यू कम होगी और आईवी की वैल्यू कम होगी तो आईसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जो इनिशियल इंक्रीमेंट इन आईसी हो रहा है वो सब्सिक्वेंट या फाइनल डिक्रीमेंट इन आईसी से कैंसल आउट हो रहा है। ये कैंसल हो रहे हैं दोनों। अगर आप इन दोनों को देखो तो जितनी करंट यहाँ पे बढ़ रही है उतनी करंट यहाँ पे कम हो रही है। ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। मतलब कलेक्टर करंट कैसी हो जाएगी, आपकी स्टेबल हो जाएगी। यही मेथड कराती है स्टेबलाइजेशन मेथड। इसलिए कलेक्टर टू बेस बाय सर्किट और सेल्फ बाय सर्किट दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं स्टेबलाइजेशन सर्किट के एग्जाम्पल होते हैं। कौन कौन से, सेल्फ बाय सर्किट और कलेक्टर टू बेस बाय सर्किट दोनों इसी के एग्जाम्पल होते हैं। क्योंकि इसमें कलेक्टर करंट कैसी हो रही है, कलेक्टर करंट कैसी है, स्टेबल है, बट बेस करंट क्या हो रही है, आपकी वेरी कर रही है। बेस करंट के थ्रू हम कलेक्टर करंट को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम चाहते हैं कि अपने जितने भी एलिमेंट आए, जितनी भी करंट आए, वो लगभग वो स्टेबल हो, वो टेम्परेचर से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, बीटा से इंडिपेंडेंट हो। तो देखो जब हमें इतना पता लग गया है कि जब ये सर्किट एक्टिव रीजन में काम करने लग गया, जब एक्टिव रीजन में है, तो अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आई ई इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू आई वी। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि अब हमने बाइसिंग करके सर्किट को एक्टिव रीजन में काम कराने लग गए हैं। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे केवीएल लगाते हैं। इस वाले सर्किट में जो हमने हरा वाला लिया था, मैं इसी में फिर से केवीएल लगाता हूं, बट अब आई इक्वल टू क्या रख दूंगा, 1 प्लस बीटा इंटू आई वी। बेसिकली अब मैं आई वी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, तो क्या रखूंगा, माइनस का बीवी प्लस का आई वी इंटू आर वी। आप लोग केवीएल लगाना, प्लस बीबीई प्लस आर ई इंटू 1 प्लस बीटा इंटू आई वी इक्वल टू 0। तो जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। डायरेक्टली आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा। क्या होगा, वीबी माइनस वीबीई अपॉन आर वी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर ई। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आई वी की वैल्यू डायरेक्टली निकाल पाओगे, तुरंत के तुरंत निकाल पाओगे। अगर आई वी इतनी है तो आई सी कितनी होगी, आई सी इक्वल टू होता है बीटा इंटू आई वी, बीटा इंटू आई वी। इसका मतलब बीटा इंटू और आई वी की वैल्यू रख दो, बीबी माइनस बीबीई अपॉन आर वी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर ई। अब ध्यान से सुनेंगे, हम क्या चाहते हैं कि जो आईसी हो वो बीटा से भी इंडिपेंडेंट हो, बीटा पर भी डिपेंड ना करे। अगर हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस भी करते हैं तो भी उस पर कोई इफेक्ट ना आए। हाँ, क्या करना चाहिए हमें, कैसी बाइसिंग करनी चाहिए, तो ये कंडीशन भी पूछी गई है आईईएस और आपके एसएससी जेई में। ये कंडीशन भी पूछी गई है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, इफ आरवी इज वेरी वेरी लेस देन 1 प्लस बीटा इंटू आर ई। अगर 1 प्लस बीटा इंटू आर ई की वैल्यू क्या हो, आरवी से बहुत बहुत ज्यादा हो, देखो तो क्या होगा, एक हम लार्ज वैल्यू में स्मॉल वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो अपना आंसर क्या आएगा, एक लार्ज वैल्यू ही आएगा। इसका मतलब वहां पे मैं स्मॉल वैल्यू को निगलेक्ट कर सकता हूँ। और वेरी वेरी लार्ज का मतलब है जब हम निगलेक्ट करते हैं किसी चीज को, एटलीस्ट 10 टाइम्स आपकी लार्जर होनी चाहिए। तो 1 प्लस बीटा इंटू आर ई की वैल्यू 10 टाइम्स अगर लार्जर है आरवी से, तो यहाँ पे मैं आरवी को निगलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आरवी को निगलेक्ट करूंगा तो अपने पास आईसी क्या आएगी, बीटा बीवी माइनस बीबीई डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा इंटू आर ई। और देखो बीटा की वैल्यू तो क्या होती है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लार्ज होती है, 100-150 के आसपास होती है। इसका मतलब जो बीटा होगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस बीटा के बराबर ही तो होगा। तो बीटा की वैल्यू होगी वो 1 प्लस बीटा के बराबर ही होगी, क्योंकि बीटा की वैल्यू लार्ज होती है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आईसी की वैल्यू क्या आएगी, आईसी की वैल्यू आएगी बीबी माइनस बीबीई अपॉन आर ई। जब भी आपको बीटा लार्ज दिया जाए आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि बीबी माइनस बीबीई अपॉन आर ई। ये क्या बन जाएगा आपका, यही तो है बेसिकली आपकी कलेक्टर करंट। अब अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ से तो बीबी कांस्टेंट है, बीबी कांस्टेंट है, आर ई भी कांस्टेंट है। इसका मतलब जो कलेक्टर करंट आईसी हो गई विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आईसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और बीटा से क्या हो गई, ये इंडिपेंडेंट हो गई।
तो आपको कंडीशन याद रखनी है, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द स्टेबल आईसी। तो मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद करता हूँ, इसको लिखता हूँ, ये क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल आईसी, और स्टेबल आईसी कि करंट को अगर हमें स्टेबल करना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमें कैसी बाइसिंग करनी पड़ेगी। ये आपका डिजाइनिंग पैरामीटर होता है कि जब आप बाइसिंग कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो सर्किट को, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो आरबी की वैल्यू 1 प्लस बीटा इंटू आर ई से क्या होनी चाहिए, बहुत बहुत कम होनी चाहिए। तो आपकी कलेक्टर करंट क्या हो जाएगी, लगभग स्टेबल हो जाएगी। तो इस समय स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आएगा, ये भी पूछा गया है। स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर अभी हमने निकाला 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई आया। ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। 1 प्लस बीटा इंटू आर वी प्लस आर ई, नीचे एलसीएम ले लो, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आर वी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर ई। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि आर वी की वैल्यू क्या है, फिर से 1 प्लस बीटा इंटू आर ई से बहुत बहुत कम है। अगर ऐसा है तो आर वी को निगलेक्ट कर दो, तो क्या बचेगा 1 प्लस बीटा इंटू आर वी प्लस आर ई डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा इंटू आर ई। तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आएगा, 1 प्लस आर वी अपॉन, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, दिस फॉर्मूला is used when beta is not given, beta is not given और beta is very very large, और बीटा इज लार्ज। अगर बीटा लार्ज है या फिर बीटा गिवन नहीं है तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इक्वल टू 1 प्लस आर बी अपॉन आर ई। तो ये हो गया टोटल आपका किसके बारे में, सेल्फ बाय सर्किट के बारे में। बट सेल्फ बाय सर्किट में भी एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, हमने सब कुछ कर लिया, कलेक्टर करंट भी स्टेबल कर लिया, हमने एक्टिव रीजन भी कर लिया और अपनी परफेक्ट स्टेबल कलेक्टर करंट मिल गई है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जो रेजिस्टेंस आर ई है वो एक नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है। आप इस पॉइंट को यहाँ पे एज अ फैक्ट याद रखो, जब मैं फीडबैक पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज समझ में आएगी, जब मैं इसमें एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आर ई का इफेक्ट क्या होता है। जब हम आर ई लगाते हैं तो वोल्टेज गेन कम हो जाता है। तो या तो आप इस पॉइंट को एज अ फैक्ट याद रख लो यहाँ पे, अदरवाइज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसका ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था कि रेजिस्टेंस आर ई क्रिएट नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक से क्या होगा, आपका वोल्टेज गेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखेंगे किस तरीके से। ये बीसीसी है, ये आरसी है, ये आर ई है। अब मैं एसी की बात कर रहा हूँ, सुनेंगे, अब मैं एसी की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बी आई दिया, तो ये वोल्टेज क्या होगा, बीबीई, ये बीई। अब मैं एसी करंट की बात कर रहा हूँ, तो एसी करंट के लिए मैं स्मॉल का यूज करता हूँ, स्मॉल आई ई, ये स्मॉल आई सी। जब मैं एसी की बात करता हूँ तो बीसीसी क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है। तो अगर मैं बीसीसी को ग्राउंड भी करना चाहूँ तो बीसीसी को मैं ग्राउंड कर सकता हूँ। ये मैंने ग्राउंड कर दिया। अब ध्यान से सुनेंगे। अब आर ई रेजिस्टेंस में एसी करंट आई ई फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है बीई। तो बेसिकली बीबीई को अगर आप देखो, बीबीई बेसिकली क्या है, बीबीई इक्वल टू बी आई माइनस ऑफ बीई। ठीक है, यही तो है। तो बिकॉज ऑफ, ध्यान सुनेंगे, बिकॉज ऑफ एसी वोल्टेज ड्रॉप, हम अभी यहाँ पे एसी की बात कर रहे हैं, जो आपकी आईई है ये आपकी एसी करंट है, ये एसी करंट है। बीई क्या है, एसी वोल्टेज है। तो बिकॉज ऑफ एसी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ई, बीबीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर बीई ड्रॉप हो रहा है तो बीबीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो, अगर बीई की वैल्यू बढ़ेगी, एसी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ई, बीई की वैल्यू बढ़ेगी तो बीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर बीबीई की वैल्यू कम होगी, ध्यान सुनेंगे, तो आईबी की वैल्यू तो कम होनी है, क्योंकि आईबी और बीबीई एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और अगर आईबी कम होगी तो आईसी कम होगी, और अगर आईसी कम होगी तो ये बी नॉट जो है, बी नॉट है क्या, बी नॉट है माइनस का आईसी इंटू आरसी। माइनस मतलब होता है सिंपल, वहां पे आपका क्या है कि रिवर्सल होगा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर बी नॉट कम होगा, ये चीज कम हो जाएगी,
अगर बी नॉट कम होगा तो बी नॉट अपॉन बी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर वोल्टेज गेन कम हो रहा है, किसकी वजह से वोल्टेज गेन कम हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ एसी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आ रही, इसका मतलब बीई की वजह से वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, बीई की वजह से ये बीबी कम हो रहा है, वोल्टेज गेन कम हो रहा है। तो आर ई किसकी तरह काम कर रहा है, एक निगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है। वोल्टेज गेन कम करने में जिसका कॉज होता है, जिसकी वजह से कम होता है, वही एज अ फीडबैक काम करता है, एज अ निगेटिव फीडबैक काम करता है। तो आर ई की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज गेन कम हो रहा है, तो यहाँ पर आर ई कैसे काम करेगा, एक निगेटिव फीडबैक की तरह काम करेगा। इसका सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसका सॉल्यूशन भी हम करते हैं कि अगर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आर ई, ये लगभग जीरो हो जाए, इसका मतलब जो आई ई फ्लो हो रही है आर ई में, ये जीरो हो जाए। हम कुछ ऐसा पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इसमें जो इमीटर करंट फ्लो हो रही है, एसी इमीटर करंट, वो जीरो हो जाए। तो दिमाग में आता है कि सर इसको शॉर्ट कर देते हैं ना, इसको हटा ही देते हैं। अगर इसको हटा देंगे तो क्या होगा कि इसमें कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, बट ऐसा तो नहीं। अगर हम इसको हटा ही देंगे, इसको हम शॉर्ट कर देंगे, तो जब हम डीसी एनालिसिस कर रहे थे तो उस समय आर ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर आर ई की वैल्यू आपने जीरो कर दी तो देखो क्या होगा, अगर आपने आर ई की वैल्यू जीरो कर दी तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना हो जाएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर तो इन्फिनाइट हो जाएगा। सॉरी, अगर आपने आर ई की वैल्यू जीरो कर दी तो स्टेबिलिटी फैक्टर तो 1 प्लस बीटा हो जाएगा, नॉट इन्फिनाइट। इसको मतलब हम आर ई की वैल्यू जीरो तो नहीं कर सकते, आर ई को हम डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर सकते। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आप डायरेक्टली शॉर्ट कर दोगे, आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे वोल्टेज ड्रॉप वहां पे जीरो करना है, मैं ऐसा करता हूँ आर ई को जीरो कर देता हूँ। तो अगर आप आर ई को जीरो कर दोगे तो होगा क्या कि अगर आप आर ई को जीरो कर दोगे यहाँ पे तो स्टेबिलिटी फैक्टर तो 1 प्लस बीटा हो जाएगा, मतलब इसमें कलेक्टर करंट तो अनस्टेबल हो जाएगी। हम तो ये चाहते ही नहीं, हम तो चाहते हैं कलेक्टर करंट स्टेबल हो, बट आपने तो क्या कर दिया, आर ई को जीरो करके अनस्टेबल कर दिया। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम एक लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर लगा देंगे। हमें कुछ ऐसा करना है कि डीसी के लिए कोई ऐसा एलिमेंट लगाना है जो डीसी के लिए ओपन हो जाए और एसी के लिए शॉर्ट हो जाए। तो ऐसा आपका कौन सा एलिमेंट होता है, वो होता है एक कैपेसिटर। कैपेसिटर डीसी के लिए, डीसी एनालिसिस के लिए वो ओपन हो जाता है, इसका मतलब आर ई आपका एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, आर ई तो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और एसी के लिए शॉर्ट हो जाएगा, मतलब इसमें करंट जीरो हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया, एक लार्ज कैपेसिटेंस लगा दी। ध्यान रखना ये आर ई था, ये आर ई था, हमने एक लार्ज कैपेसिटेंस लगा दिया, ये सीई। सीई सीई इज द लार्ज कैपेसिटेंस which behaves as शॉर्ट सर्किट और एसी करंट। लार्ज कैपेसिटेंस का मतलब है जो इसका रिएक्टेंस होता है वो कितना होता है, 1/ओमेगा c होता है। तो हमें जब हम मिड फ्रीक्वेंसी गेन की बात करेंगे, मिड फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा की वैल्यू ना तो आपकी स्मॉल है ना आपकी लार्ज है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, लार्ज है, तो एक्सी की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी। एक्सी की वैल्यू बहुत कम आने का मतलब है कि इस आर ई की वैल्यू क्या होती है, किलो ओम में होती है, और जो एक्सी की वैल्यू आएगी वो आपकी ओम में आएगी, 5 to 10 ओम के आसपास आएगी, मतलब कंपेयर टू बहुत कम आएगी। इसको मतलब जो भी यहाँ पे एसी करंट आ रही होगी, ध्यान सुनेंगे, यहाँ से एसी करंट आ रही होगी वो यहाँ ना जाके यहाँ से बाईपास हो जाएगी। आर ई में करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी या फिर बहुत कम होगी, लगभग जीरो होगी। आइडल केस में हम क्या मानेंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आइडल केस में इसमें ड्रॉप जीरो हो गया आर ई में, इसी को हम बोलते हैं यहाँ से करंट क्या हो रही है, बाईपास हो रही है। जो एसी करंट है वो बाईपास हो रही है, इसलिए हम सी को क्या बोलते हैं, सी को हम एक नाम और देते हैं जिसको हम बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। ताकि आपकी एसी करंट क्या हो जाए, इसमें से पास हो जाए और एसी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ई क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाईपास कैपेसिटर। और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, बाईपास टेक्निक। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम बाईपास कैपेसिटर लगाते क्यों हैं, हम इसको डायरेक्टली शॉर्ट क्यों नहीं कर देते हैं, बाईपास कैपेसिटर लगाने से क्या होगा, वो शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा या फिर ओपन की तरह। तो डीसी के लिए ओपन की तरह बिहेव करेगा, एसी के लिए शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा। तो आई होप आपको ये बाईपास कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आरसी कपल एम्पलीफायर। आरसी कपल एम्पलीफायर में इस बाईपास कैपेसिटर का बहुत काम है, बहुत ज्यादा यूज है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको ये
ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये बाइसिंग समझ में आई होगी, ये बाइसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बाइसिंग के क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर से, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। थैंक यू।